श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, विविधा का एक और खूबसूरत और कीमती अंक लेकर हम हाजिर हैं। कीमती इसलिए कह रहा हूं कि विविध भारती के खजाने से निकलने वाले हर एक मोती की जो कीमत है वो हम नहीं जानते, वो हमारे श्रोता ही जानते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ही उसकी सही कीमत का अंदाजा लगा पाते हैं। हमने जो खजाना आप तक पहुंचाया उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट में हमें आपका प्यार मिल रहा है और हम आपके इस प्यार को दोनों ही हाथों से बटोरते हैं। एक बहुत मशहूर शेर है अमर जी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये एक बहुत ही मशहूर शेर है। जी बिल्कुल सही शेर है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर नियत अच्छी है, आप में हिम्मत है, आप में लगन है और अगर आपने इन सब के साथ एक कदम बढ़ा दिया है तो यकीन जानिए कुछ कदम चलने के बाद जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप अकेला नहीं पाएंगे खुद को। बहुत सही फरमाया आपने। और इस शेर को हमारे श्रोताओं के लिए जब मैंने पढ़ा तो उसकी वजह ये थी कि इसे लिखने वाले एक मशहूर शायर का जिक्र आज हम करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी। उनका ये बहुत मशहूर शेर है जी। और इस शेर को अगर मैं विविधा से जोड़ दूं तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। अब देखिए, वो मैं इस तरह से जोड़ रहा हूं उसको कि विविधा भी विविध भारती के इन तमाम कार्यक्रमों के बीच में अकेली शुरू हुई और अकेले धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आज जब वो मुड़कर देखती है तो उसे समझ में आता है कि मेरी तो एक अलग जगह बन गई है और ये अलग जगह बनाने वाले हैं आप। बिल्कुल, हमारे श्रोता जी। तो असरारुल हसन खान साहब, यानी जिन्हें हम सब मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से जानते हैं, श्रोताओ 24 मई उनकी याद का दिन है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, एक बहुत लंबी पारी मजरूह साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में गीत लेखन, शायरी, सब कुछ तो मजरूह साहब की कलम से निकला और ऐसा निकला कि आज भी लोगों के जहन में, लोगों के होठों पर रहता है। 1 अक्टूबर 1919 को जन्म हुआ मजरूह साहब का। जी जी। और 24 मई सन 2000 को मजरूह साहब ने इस बड़े से कारवां से अपने आप को अलग कर लिया। लगभग 6 दशकों तक मजरूह साहब फिल्मों में लिखते रहे। नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस.डी. बर्मन जी, रोशन साहब, रवि साहब, एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनु मल्लिक, आर.डी. बर्मन, राजेश रोशन, न जाने कितने नाम। और अब आते 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 पता चलता है कि 80 के दशक में मजरूह साहब आनंद मिलिंद के लिए लिख रहे हैं, जतिन ललित के लिए लिख रहे हैं, यानी लगभग 2 पीढ़ियों तक उनका काम चलता रहा। यही बात मैं कहने वाला था कि पिता के साथ भी काम किया है, पुत्र के साथ भी काम किया है और पिता के जमाने में जो फिल्में थीं वो भी उनकी कलम से यूं निकली जैसे उन्हीं के लिए निकली हैं जो सुनने वाले हैं। और उसके बाद जब 80 और 90 के दशक में उन्होंने गाने लिखे तो ऐसा लगा कि आज की जनरेशन के ही हैं मजरूह साहब। हाँ, बिल्कुल। तो ये खासियत मजरूह साहब की रही है। और एक और खास बात बताऊं मैं आपको, जनरली होता क्या है, आदमी जब अपना स्ट्रगल शुरू करता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, तो वो धीरे धीरे नीचे से शुरुआत करता है और फिर ऊपर तक पहुंचता है। लेकिन मजरूह साहब वो फनकार रहे हैं जिनकी शुरुआत छक्के से हुई, यानी जो सिक्सर मारा है उन्होंने। जी जी जी। एक जमाना कुंदनलाल सहगल साहब का था और मजरूह साहब ने जब पहला अपना करियर शुरू किया तो वो करियर जब दिल ही टूट गया, गम दिए मुस्तकिल, अरे साहब नौशाद साहब का संगीत, क्या बात है। और यहाँ तक उनको पहुँचाया था कारदार साहब ने। बिल्कुल। और एक गजल है मजरूह साहब की, हमें लगता है कि फिल्मों में शायद ही कोई दूसरी गजल हमारे सुनने में आई है जिसमें शायर का नाम, यानी जो गजल का मक्ता होता है जिसमें शायर अपना नाम लिखते हैं, अपना तखल्लुस लिखते हैं, वो गजल है फिल्म दस्तक की, हम हैं मताए कूचाओ। आइए इस गजल को सुनते हैं लता जी की आवाज में, संगीत मदन मोहन साहब का, और देते हैं अपने श्रोताओं के दिलों पे दस्तक। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, हम हैं मताए
देखती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए पूछाओ बाजार की तरह। मजरूह लिख रही है वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। क्या लाफानी गजल, वाह। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप अगर गुनहगार की तरह खड़ी नहीं होना चाहती हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जल्द से जल्द मजरूह साहब की कोई रिकॉर्डिंग सुनवाइए, वरना हमें गुनहगार करार दे दिया जाएगा। तो श्रोताओ, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आइए सुनते हैं वही रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग की खास बात है, हम अपने श्रोताओं की ही फरमाइश पर इस रिकॉर्डिंग को इसके पूरे अनाउंसमेंट के साथ सुनवा रहे हैं। एक जमाने में चित्रशाला प्रोग्राम हुआ करता था 5 मिनट का, याद है ना अमर जी? मेरी खुशकिस्मती है कि उस समय मैं था जी, और मैंने भी कई चित्रशाला उनमें अपनी आवाज दी है जी हाँ। लेकिन खास बात यह है कि आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे उसमें हमारी बेहतरीन अनाउंसर, हिंदुस्तान में जिनका नाम हाउस होल्ड माना जाता था, हर घर में वो नाम लोग जानते थे, और वो नाम था कांता गुप्ता। हालांकि उनका पूरा नाम था चंद्रकांता गुप्ता। जी हाँ, लेकिन वो मशहूर थी कांता गुप्ता जी के नाम से। तो शुरुआत में श्रोताओं आप सुनेंगे अनाउंसमेंट कांता जी की आवाज में, और बाद में है मजरूह साहब की आवाज। चित्रशाला। आज इस कार्यक्रम में सुनी मजरूह सुल्तानपुरी से टिप्पणी सहित एक गजल। अर्ज करता हूँ, देखिए हमारी जिंदगी बड़े हुदूद में रहती है, इसके बावजूद इंसान अपने एस्थेटिक सेंस के बदौलत उस थोड़े से अरसे को जिसे जिंदगी कहते हैं बड़ी कारामद, बहुत खूबसूरत बना लेता है। ये जानने के बावजूद तो चूंकि गजल की जबान इश्क की जबान है, इसलिए हमारी अलामतें भी जो होती हैं उसी तरह की होती हैं, इश्क और माशूक की अलामतों से। लेकिन उसमें सिर्फ मैं महबूब का जब जिक्र करता हूँ तो गोया वो सिंबलाइज करती है हमारे एस्थेटिक सेंस को। तो अर्ज किया है कि गो रात मेरी, रात जिसे बुजुर्गों ने उम्र कहा है, जिंदगी कहा है, गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है। सुबह तक चलेगी, जरूरी नहीं है शायद सुबह ना देखे, सुबह के साथ खत्म हो जाएगी। गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। ये रंगे है ना, ये हमारे एस्थेटिक सेंस को प्रमोट करने वाले मज़ाहिर, ये चीजें जो जब तक जिंदा हैं, हमारी रात रात रहे, हमारी जिंदगी रात रहे, सुबह हम देखें या न देखें, हम इसी में उजाला पैदा कर लेते हैं कि गो रात मेरी सुबह की महरम तो नहीं है, सूरज से तेरा रंगे है ना कम तो नहीं है। इंसान साहब बड़ा ही खुदगर्ज है, तो इतना गम और इतना रंज जो हमें गवारा है, वो शायद उसमें भी कोई लाग है कि इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, इतनी भी हमें बंदिश गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, काकुल जुल्फ, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है, इतनी भी हमें बंदिशे गम कब थी गवारा, पर्दे में तेरी काकुले पुरखम तो नहीं है कि कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, कुछ जख्मी ही खाएं चलो कुछ गुल ही खिलाएं, हर चंद बहारा का ये मौसम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू। अर्ज किया है कि चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है, चाहे वो किसी का हो लहू दामन गुल पर, सयाद ये कल रात की शबनम तो नहीं है। देखिए एक शेर मुलाजा कीजिए कि हमारे यहाँ गमे दुनिया और गमे इश्क को दो खानों में रखा गया है। खुद गालिब ने भी कहा है कि गमे इश्क गर न होता गमे रोजगार होता। मुझे दोनों में एक रिश्ता नजर आया। देखिए शायद ये चीज आपको पसंद आए, कुछ नया एक अंगिल है इसमें। मुझे दोनों एक ही लगे हैं कि अब कार गहे दहर में लगता है बहुत दिल, अरे दोस्त कहीं ये भी तेरा गम तो नहीं है। अर्ज किया है कि इसमें देखिए हम लोग जो मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मैं एक सिंबल होता है एक मैनकाइंड का, आम इंसानियत का। तो ये कहा है कि इस कायनात के जो मौजूदात हैं, ये जो मौजूदात हैं इनमें इंसान अहम तरीन चीज है। उसने दुख भी सबसे ज्यादा उठाए हैं, सुख भी सबसे ज्यादा उठाया है। तो अर्ज किया है कि सहरा में बगूला भी है
मजरूह सबा भी, सहरा में बगूला भी है मजरूह सबा भी, हमसा कोई आवारे आलम तो नहीं है। शुक्रिया। तो ये आपने रिकॉर्डिंग सुनी, ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने कांता जी के साथ भी काम किया है जी। और अब ये चीज तो क्लियर हो गई मनीषा जी कि हम अपने वादे के अनुसार न सिर्फ गाने सुनवाते हैं बल्कि ऐसी शानदार और जानदार आवाजों में उनकी अपनी बातें, उनके अपने ख्यालात तक हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जी हाँ। तो अब आप ये बताइए कि मजरूह साहब की अपनी आवाज में जो ये रिकॉर्डिंग हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई है, कुछ और भी है आपके पास? बिल्कुल है, और यही हमारी भी खुशकिस्मती है। एक इंटरव्यू है और हमारे विविध भारती के ही एक और अनाउंसर जो हुआ करते थे, खुद शायर अहमद वसी साहब, उन्होंने बातचीत की थी मजरूह साहब से। तो आइए इस बातचीत को भी हम आज सुनवाते हैं। तो श्रोताओं की खिदमत में पेश है ये रिकॉर्डिंग। मजरूह साहब, पहले तो आप ये बताइए कि आप यूपी की फजा में पले बढ़े, जवान हुए, लखनऊ में आप बाकायदा हकीम की हैसियत से यानी जाने जाते थे, फिर बम्बई कैसे आपने हिजरत की या माइग्रेट हुए, यहाँ आने की क्या वजह हुई? साहब, मेरी जिंदगी कुछ बड़े दिलचस्प हादिसों से गुजरी है जी। मिसाल के तौर पर मेरी खानदानी हैसियत एक खाते पीते किसान की है। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे, मगर वो बढ़ते 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 वो किसान की हालत रह गई। सुल्तानपुर में हमारी पैदाइश जो किसानों की जिंदगी और समाजी हैसियत से हुई, और कांधे पर लाठी लेके चलना, और हमारे यहाँ ठाकुरों की वो सारी रस्म रिवाज बाकी थे उस वक्त तक, धोती पहनना, कुर्ता पहनना, लाठी लेके चलना। अब शायद यही बागपन जो है आपकी शायरी में है, और आपका ये शेर की सर पर हवाए जुल्म चले सौ जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ, शायद ये उसी का वो हम लोग का नतीजा है। जी हाँ, हम लोग का मिजाज वो है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही तजजिया किया। तो साहब, ये सन 21 में जब खिलाफत तहरीक चली अंग्रेजों के खिलाफ, उस जमाने में विदेशी कपड़े जला दिए जाते थे, विदेशी हर चीज का बाइकाट शुरू हो गया था, और तहरीक से गांधी जी भी मुत्तफिक हो गए थे वक्ती तौर पर। तो मेरे वालिद ने यह तय किया कि साहब, मैं उनका अकेली औलाद उनकी, उन्होंने ये कहा कि साहब मैं अपने बेटे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा। चुनाचे मेरी तालीम हुई अरबी फारसी की। अब वो हवादिस की बात कर रहा हूँ। अरबी फारसी की तालीम होने के बावजूद मैं मौलवी न बन सका, और वहाँ से रिस्ट्रिकेट हुआ अपनी आजाद अरबी पर। और रिस्ट्रिकेट होने के बाद फिर मैं चला आया लखनऊ, और वहाँ मैंने तिब की तालीम हासिल की। तिब की तालीम हासिल करने के बाद मैंने कुछ दिन तबाबत की भी, और कामयाब तबाबत की। लेकिन साथ ही साथ मेरे सुल्तानपुर में, जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी, शेर शायरी का माहौल रहता था, तकसीम से पहले मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी, और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। तो जाहिर है कि ये दाग जो है, ऐसी रिश्वत और ऐसा डोज है। चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा, और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा। यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा, और हो गया आखिरकार। चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना, और उन्होंने कहा आप मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब, सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश है नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या है, हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे, इसमें कोई शुबा ही नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी, जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए एक ड्यूटी सोसाइटी थी। उसके चेयरमैन भी थे। तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते, मगर किसी से न कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए। अच्छा। तो मैं वहाँ 3 साल रहा। सन 44 के आखिर तक। सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ, तो जिगर साहब वहाँ से गुजरे, और मैं उनके जेर साया, शेर तो पहले कहता ही था, लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजी हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहाँ पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहाली, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन, ये दानिश्वर बड़े बड़े आते थे। और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी गोदों को बुला लिया करते थे, और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के शोरा को देखते हुए मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी। तो मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है, तो फिर ये मुशायरे उशायरे का चक्कर छोड़ो,
जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मग़ज़ आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत शऊर आया। हाँ, शऊर आया, लेकिन उस शऊर की कोई समत मुअय्यन नहीं थी। और बस शऊर एक ऐसा कि कोई मुस्बत बात, कोई अच्छी बात, कोई चाहे वो इश्क की हो, जमालियात की हो, समाजी हो, अखलाकी हो, लेकिन सियासी हो, लेकिन वो मुस्बत हो, मनफी बात न हो, निगेटिव नहीं हो। हाँ, न हो, इतना तो जरूर रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड। अच्छा, तो जिगर साहब जब तशरीफ लाए वहाँ एक दिन, तो कहने भाई तुम मेरे साथ मुशायरे में चलोगे बम्बई? मैंने कहा चलिए। 84 सन 45 में मुझे लेके बम्बई के एक मुशायरे में उस जमाने में यहाँ, और वो इकबाल डे बनाया करते थे और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मुशायरा होता था वो, उसमें लेके आए मुझे। और यूं रात को मुशायरे में कुछ मेरी हवा बंद गई। वो जैसे होता है ना, एक शायर की हवा बन जाती है। तो मौलाना हसरत मोहानी प्रिसाइड कर रहे थे। अच्छा। जिगर मुरादाबादी उस महफिल में मौजूद, यगाना मौजूद, बड़े बड़े शोरा मौजूद, लेकिन वो एक गवैये लड़के की चल गई। मेरी आवाज बड़ी नहीं, सिर्फ गवैये नहीं है, शायर भी अच्छे हैं। एनीवे, कारदार साहब उस जमाने में फिल्म, एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुताल्लिक के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वो यूं ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते हैं जी, नया कम पैसे लेगा। चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और अल्टीमेटली मुझे 500 रुपए माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपए बहुत होते थे। तो जो गोया यूं मैं फिल्म लाइन में आया। अब शाहजहां के तो गाने बड़े मशहूर हुए थे। जी हाँ, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, तो उनको सैगल मरहूम पसंद था कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए बजता हुआ। चुनाचे लाहौर में ऐसा ही हुआ था कि ये गीत उनकी अर्थी के साथ गया था, जब दिल ही टूट गया हम जी के। उससे तो और भी शोहरत। जी हाँ, शोहरत हुई, बहुत काफी शोहरत हुई, लेकिन फौरन ही मैं दिलचस्प बात जो कह रहा हूँ वो ये कि मेरी देखिए 3-4 मोड़ हमारी जिंदगी के देखे आपने, वो सब बड़े दिलचस्प है और प्लान्ड नहीं है जी, प्लान कोई नहीं है, सब खुशगवार हादसे की हैसियत से। अच्छा, फिर जब इससे मैं कुछ फायदा उठा सकता तो 47 के फसादात शुरू हो गए। 6-8 महीने तक हमारी इंडस्ट्री बंद रही। फिर उसी जमाने में हमारा यहाँ की तरक्की पसंद मुसन्निफीन जो एसोसिएशन थी, उनके मुसन्निफीन जो राइटर होती, उनसे हमारा लिंक पैदा हुआ। और फिर हमने देखा कि एक शऊरी रवैया जो अब तक हमारे शऊर को कोई राह नहीं मिली थी, वो एक समत मिली हमें। और मैंने फिर ये देखना शुरू किया कि आज जब से हमारे स्टेट्स में जमहूरियत का लफ्ज आया है, यानी हर शख्स को इस बात की आजादी है कि वो अपनी बात कह सके। पहले मुगल पीरियड में या शाही के पीरियड में होता यह था कि सियासत तो उस वक्त भी होती थी, मगर शाही सियासत होती थी, जमहूरी नहीं होती थी। इसलिए कोई शख्स आजादी से सोच नहीं पाता था। अब ये जरूरी हुआ कि एक शायर के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि वो इश्क और मोहब्बत की बातें करे और चुप हो जाए, बल्कि उसका एक समाजी रवैया भी होना चाहिए, उसका सियासी रवैया भी होना चाहिए। चुनाचे मेरा एक शेर था कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था। वो यकीन और शक के दरमियानी रास्ते पर। हाँ, यकीन और बेयकीनी के दरमियानी रास्ते पर। लेकिन एक सवाल यही ये उठता है कि क्या कोई भी शायर बगैर किसी आइडियोलॉजी, बगैर किसी अकीदे, बगैर किसी नजरिए से वाबस्ता हुए क्या अच्छी शायरी नहीं कर सकता? कर सकता है। मसलन आप दयाशंकर नसीम की मसले में लीजिए, गुलजार नसीम जी, उसमें कौन सा आइडिया है? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ अखलाकियात पर मबनी है जी, कि नेकी करो जी, नेक बनो, अल्टीमेटली इसी पे एंड है उसका। ये ह्यूमन अप्रोच है। वैसे तो किसी भी मुस्बत आइडियोलॉजी के बगैर कोई बात कोई मोतबर हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैंने जैसा कि अर्ज किया कि जब हमारी दुनिया ने जमहूरियत के नाम से अपने आप को जाना पहचाना, उस वक्त फर्द को जब आजादी मिली तब उसका अपना सियासी नजरिया हुआ, अपना समाजी नजरिया हुआ, अपना अखलाकी नजरिया हुआ। उसमें से अखलाक के बहुत से पुराने अकदार जो है उनको तोड़ फोड़ डाला गया और नए अकदार बने। हाँ, अंगारे लिख डाला हमारे अदीबों शायरों ने, जिसमें बहुत ज्यादा झंझोड़ने वाली बातें थी और जाहिर है कि वो जज्बाती ज्यादा थी, ताकुल कम था उनमें, लेकिन उस वक्त का रद्द अमल था और उस वक्त वो जरूरी थी उस तरह की बातें। इस मतलब लिहाफ लिख डाला, मंटो ने बू लिख डाली, तो इस तरह की चीजें थी। लेकिन मौजूद साहब, आपकी शायरी का जो एक मजमूई असर होता है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसाफिर है जो आगे बढ़ना चाहता है। मसलन आपका ये शेर कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग जी, जहाँ तलक ये सितम की सियाह रात चले, या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये इस किस्म के बेशतर अशार हैं जिनसे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है। हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे
जी एहतशाम हुसैन साहब जी, उन्होंने बिल्कुल यही बात कही थी जो आप इस वक्त कह रहे हैं जी। इत्तेफाक तो से ऐसा इसके है। पीछे क्या कोई शऊरी कोशिश है या ये एक अंदर से शऊरी कोशिश तो देखिए जनाब जी किसी एक नुक्ते नजर के, जैसे मैंने बताया, समाजी सियासी वगैरह, उसको सामने रख के शऊरी कोशिश तो सिर्फ रही अच्छे शेर कहने की। अच्छा। लेकिन अकेलापन जो मेरा रहा उसकी हकीकत यह है कि जिस वक्त मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता हुआ तो गजल का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो जिगर और फानी और इनके साथ चलता था, जिसमें शकील मजाहमी, खुमार अबर बंकी, इस तरह के ग्रुप थे, उनसे मैं कट ऑफ हुआ। अब वहां से हमें गालियां पड़ी कि साहब ये जो है तरक्की पसंद हो गया। तो ये हो गया जिसकी वजह से मैं तनहा रहा दोनों तरफ से। और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तनहा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की। 7 साल मैं अकेला रहा हूं। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवाने सहर न हो। ये जो बातचीत अभी आपने सुनी, एक शायर जब दूसरे शायर से बात करता है तो बातों का जो स्तर होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जो एक उसका मयार होता है, वो अलग ही होता है। बिल्कुल। वो बातचीत एक आम बातचीत से अलग होती है। और फिर बातचीत में अगर मजरूह साहब हो तो फिर क्या कहना है। क्या बात। अब मजरूह साहब की एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मजरूह साहब का लिखा गाना सुनता हूँ, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह, और उसके बाद अचानक याद आ जाता है हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद याद आ जाता है चलती का नाम गाड़ी का दूसरा गाना, हाल कैसा है जनाब का, जी हाँ, जी हाँ। पहले मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना, इस तरह के जो गाने हैं, क्या रेंज है देखिए ना। और भी कई फिल्में हैं, कई गाने हैं, लेकिन यहाँ हम एक गाना जो एक कॉमेडियन पे फिल्माया गया, जॉय मुखर्जी के साथ एक अपने जमाने के बड़े मशहूर कॉमेडियन थे इंद्रसेन साहब। अब मैं ये नाम जानबूझ के ले रहा हूँ। IS जौहर साहब की बात कर रहे हैं आप, कमाल के कलाकार। और श्रोताओं, आपको जरूर याद आ रहा होगा हम किस गाने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, शागिर्द का बड़े मियां दीवाने। आप गाना सुनिए। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ किबला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियां दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ये आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार,
राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के इस अंक में आप सभी का बहुत स्वागत। चित्र भारती के इस अंक में वेव्स समिट 2025 पर संपादकीय, हिंदी फिल्मों में परिचारिका विषय पर लघु रूपक, रुपहला पर्दा रुपहली बातें गीतकार प्रेम धवन पर केंद्रित होगा और अंत में स्मृति शेष। तो पहले आज का संपादकीय वेव्स समिट 2025 पर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत का पहला विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स समिट 2025 1 मई 2025 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ, जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन था, जिसमें विशेष रूप से भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। वेव एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो आप जैसे हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का है, जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। इस ऐतिहासिक और शानदार शुरुआत के लिए मैं देश विदेश से जुटे आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस शिखर सम्मेलन में 90 से अधिक देशों के 10,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के कलाकारों, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक साथ लाया गया। हजारों क्रिएटर्स, कंपनियां और स्टार्टअप इससे जुड़े। वेव्स 2025 की टैगलाइन रखी गई, कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। वेव्स समिट 2025 का उद्देश्य रहा क्रिएटिविटी और डिजिटल कंटेंट के साथ भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर स्थापित करना। इसमें ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म, डिजिटल मीडिया, इंफोटेनमेंट जैसे फील्ड के बारे में जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में क्रिएटिविटी इकोनॉमी की बात की और कहा कि भारत फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, फैशन और म्यूजिक का ग्लोबल हब बन रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इसमें वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं, जो आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होंगे। इस सम्मेलन में बॉलीवुड सितारों से लेकर साउथ के दिग्गज सितारे और फिल्म मेकर्स भी शामिल हुए। समिट में अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, SS राजामौली, मोहनलाल, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी, शाहरुख खान जैसे कई सितारे सम्मिलित हुए। एम्बिशन, हंगर, पेन, प्रॉब्लम्स, those are just lofty words. You just need to be determined. ये मेरी दुनिया है और मुझे यहाँ पर काम करना है। I had the ability, I had the skill, maybe a little bit, बहुत ज्यादा नहीं, इतना talented नहीं हूँ मैं, but I had lots of hard work, and that's all you need to make a place for yourself if you're an outsider. Yeah. इस विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी वेव्स 2025 ने देसी विदेशी बाजार तक युवाओं की पहुंच को भी आसान बना दिया है। मुझे जो कोलैबोरेशंस वाले सत्र है ना, जैसे इजराइल के डॉन वॉलमैन आए हुए हैं, उन लोगों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बात करेंगे कि कैसे फॉरेन कोलैबोरेटर्स के साथ ये जो हमारी स्टोरीज है और उनके पास जो टेक्निक है, इसका कोलैबोरेशन करके कैसे हम आगे काम कर सकते हैं। इस वेव्स बाजार में देश के कोने कोने से प्रतिभाएं अपना कंटेंट लेकर पहुंची और उम्मीद है कि इन प्रतिभाओं को भारत के साथ ही विभिन्न देशों के बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस से संपर्क कर अपना काम दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। ये इस तरह का प्रयास है कि विश्व को एक संकेत जाता है कि ये सिर्फ एक बाजार नहीं है, यहाँ पर सोच बुद्धि है, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, आइडियाज हैं और कहानियां हैं कि विश्व की आंखें जो हमारी तरफ हैं वो सिर्फ हमारी बाजार की तरफ ना हो,
हमारे विचार की तरफ। वेव्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार खोलना है, जिससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की उपस्थिति का विस्तार होगा। इस सम्मेलन में क्रिएटर्स चैलेंज और क्रिएटोस्फीयर जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 60 देशों के 1 लाख से अधिक क्रिएटिव प्रोफेशनल्स ने हिस्सा लिया। इनमें से 800 फाइनलिस्ट चुने भी गए। गौरतलब है कि इस तरह के सम्मेलनों से भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में देश की जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान देगी। ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी के उदय का समय है, जो विषय रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित है। कलाकार के साथ में मीडिया है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आईटी है, एआई है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सब मिला के एक गुलदस्ता है जहाँ पे सब कुछ साथ में है। और अगर वो सब साथ में रह के काम करेंगे तो शायद हम बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग से लेके स्पॉन्सर तक सबको इकट्ठा करेंगे और लगता है कि एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम आकाश में कई ऊंचाइयां सर कर सकते हैं। ये भारत का पहला वैश्विक मीडिया संवाद है जो 25 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आया। साथ ही इस संवाद से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और नीतिगत चर्चाओं को बढ़ावा मिला, जिससे वैश्विक मीडिया परिदृश्य में भारत के नेतृत्व को और मजबूती मिली। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में दिग्गजों ने तकनीक और सिनेमा से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर चर्चाएं की। नहीं, ये कोरिया से है। हाँ, इंडिया कोरिया के बीच में हम लोग एक एनिमेशन शो कर रहे हैं। ये हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये इंडो कोरिया का फर्स्ट को प्रोडक्शन एनिमेशन प्रोजेक्ट अभी बन रही है और ये है जी है, इनको बुलाया गया है कोरिया से टू रिप्रेजेंट हियर एंड अंडरस्टैंड, एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। इन सत्रों में फिल्मी सितारों ने हिस्सा लिया। बड़ा कमाल का आयोजन है जो आज ये इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ है और आज जिस तरह से उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, दुनिया भर के क्रिएटर्स, कला क्षेत्र से जुड़े हुए और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग यहाँ एकत्रित हैं, तो ये अद्भुत है, अतुलनीय है। भविष्य के स्टूडियो, भारत को विश्व स्टूडियो मानचित्र पर लाना, भारत का नव प्रवर्तन पुनर्जागरण, भारतीय संस्कृति को विश्व तक ले जाना, सिनेमा, द सॉफ्ट पावर, इन सभी विषयों पर फिल्मी सितारों ने अपने अपने विचार रखे। लाइव, इमर्सिव और डिजिटल अनुभव, खेल लीग किस तरह नवाचार को बढ़ावा दे रही है, इन जैसे विषयों पर भी अपनी बात इस वेव्स 2025 में रखी गई। और इस तरह से ये 4 दिवसीय समारोह संपन्न हुआ। आप सुन रहे थे संपादकीय वेव्स समिट 2025 पर। और अब लघु रूपक हिंदी फिल्मों में परिचारिका। हमारे जीवन में फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्ताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये हम सभी जानते हैं। डॉक्टर के साथ साथ नर्स की भूमिका स्वास्थ्य देखभाल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे रोगियों की बड़ी ईमानदारी के साथ देखभाल करती हैं, उनकी निगरानी करती है, उन्हें दवाई देती है और मरीज को पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास करती हैं। 12 मई 2025 को हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। हमारी फिल्मों में भी परिचारिका यानी नर्स की भूमिकाओं से फिल्मों को सजाया गया है। फिल्में हमेशा उन चीजों को संप्रेषित करने का माध्यम रही हैं जो अन्य माध्यम नहीं कर पाए। तभी तो फिल्मों ने सीधे तौर पर हमारे सोचने या चीजों को देखने के तरीकों को प्रभावित किया। कई फिल्मों में उनके पेशे के महान गुणों को दर्शाया गया है। बात शुरू करते हैं 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। इस फिल्म में महान अदाकारा मीना कुमारी ने नर्स की भूमिका अदा की। नर्स करुणा एक समर्पित और भावुक नर्स है जो एक रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर सुशील से प्यार करती है। साथ ही अपने पेशेंट के प्रति दया, करुणा, परोपकार और मानवता से भरी नजर आती है। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। 1970 में आई फिल्म
खिलौना में मुमताज यूं तो तवाइफ के रोल में नजर आती हैं, लेकिन फिल्म के नायक को वो अपनी सेवा शुश्रूषा से ठीक करती हैं और एक नर्स की भूमिका निभाती हैं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक बेहद संवेदनशील फिल्म आई थी खामोशी। ये फिल्म प्रसिद्ध बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी की बंगाली लघु कहानी नर्स मित्रा पर आधारित फिल्म है। ये फिल्म मानसिक रोगियों के प्रति एक नर्स के समर्पण और इसके कारण उसके टूटने की मार्मिक कहानी को दर्शाती है। नर्स राधा अपनी स्नेहपूर्ण देखभाल के माध्यम से एक मरीज देवकुमार को उसकी मानसिक अस्थिरता से ठीक करती हैं और उसे प्यार करने लगती है। वो मरीज अस्पताल छोड़ जाता है तो वह टूट जाती है और तभी एक नया मरीज उस अस्पताल में भर्ती होता है जो कि तीव्र उन्माद के रोग से पीड़ित होता है और राधा को उसका इलाज करने के लिए कहा जाता है। राधा शुरू में उसका इलाज करने से मना कर देती है, लेकिन फिर अपने पेशे की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बाद में मान जाती है और इस नए रोगी को ठीक करने में जुट जाती है। इस फिल्म में वहीदा रहमान ने नर्स की जानदार भूमिका निभाई। किसी को जहर देना और किसी की जिंदगी में जहर घोलकर उसको पागल कर देना एक ही जैसा जुर्म है। एक एक शख्स के होशो हवास सुख चैन छीन कर उसे इस नर्क में धकेलने का जुर्म आप करें और उसकी सजा हम भुगतें। क्यों? तुम्हारा इंतजार है। 1971 में एक फिल्म आई आनंद। इस फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। हालांकि ललिता पंवार मुख्य रूप से नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन उन्होंने कुछ सकारात्मक भूमिकाएं भी निभाई, जैसे कि फिल्म आनंद में एक नर्स की भूमिका। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है और माएँ क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं? मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैटर्न बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो गई। तो फिर चलो कैबिन में। नहीं, कैबिन में नहीं, वहाँ अकेले पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। चाहो तो अपने घर ले चलो, लेकिन वहाँ नहीं। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। ललिता पंवार ने इस फिल्म में अपनी नर्स की इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाया और ये भूमिका उनके करियर की एक यादगार भूमिका बन गई। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। फिल्म आनंद आश्रम की अगर बात करें तो इस फिल्म में बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार डॉक्टर दीपक चौधरी की भूमिका में नजर आते हैं। वहीं नायिका शर्मिला टैगोर नर्स यानी परिचारिका आशा डिसूजा की भूमिका में हैं। नर्स की इस भूमिका में शर्मिला टैगोर बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं और उन्होंने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया है। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध दिया है आंचल में। तेरे नए रूप की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध दिया है आंचल में। 1982 की बात करें तो फिल्म सत्ते पे सत्ता बरबस ही याद आ जाती है। इस फिल्म में हेमा मालिनी एक खूबसूरत नर्स इंदु का किरदार निभाती नजर आती है। फिल्म में दिखाया गया कि परिचारिका यानी नर्स अपनी ड्यूटी और मरीजों के इलाज के प्रति कितनी वफादार, अनुशासित और परिष्कृत होती हैं। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। इसी प्रकार 1990 में आई फिल्म अग्निपथ में भी नर्स की भूमिका को बखूबी दर्शाया गया है। इस फिल्म में मैरी नाम की नर्स की भूमिका माधवी ने बखूबी अदा की है। संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आई गुजारिश 2010 में। ये फिल्म एक मरीज के जीवन में एक नर्स के महत्व को दर्शाती है।
फिल्म में नर्स बनी ऐश्वर्या रॉय की भूमिका वास्तव में फिल्म के शीर्षक गुजारिश यानी अनुरोध को सही साबित करती है। देखो ना ये जो बारिश है, इसमें तेरी बाहों में मर जाऊं, बस इतनी सी छोटी सी एक ख्वाहिश है, बस इतनी सी तुमसे गुजारिश है। वैसे तो सभी फिल्मों में नर्सों को भगवान के बाद सबसे बड़ा और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, लेकिन 2020 में एक फिल्म आई लूडो। इस फिल्म में नर्सें शीजा और शालिनी के किरदार अपरंपरागत तरीके से फिल्माई गई, यानी वे फिल्म में किसी भी मरीज के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती। इस फिल्म ने विभिन्न फिल्मों में बनाई गई नर्सों की छवि को चुनौती दे डाली और इस फिल्म में उनका एक अलग पक्ष भी देखने को मिला कि आखिर नर्स भी एक इंसान होती है और उसे भी किसी बात का, किसी के दुर्व्यवहार का बुरा लग सकता है। लो देते हैं हम तुम्हें कसम फिर यार, बहेंगे हम इश्क में आँखों से हरदम हमदम हरदम हमदम हरदम। नई फिल्म मिली में जानवी कपूर जहां नर्स के रोल में नजर आएंगी, वहीं फिल्म कुली नंबर 1 में नर्स के रोल में दिखेंगे वरुण धवन। सुन ऐ मिली ये है नदी जो ऊंची नीची बहती है, लहर लहर ओ मिली। तो ये था हिंदी फिल्मों में परिचारिका इस विषय पर एक लघु रूपक। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में आज दिल को छू लेने वाले कलाकार प्रेम धवन के बारे में अब करते हैं चर्चा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुला। कितनी ही सुरीली धुन हो, आकर्षक आवाज हो, लेकिन यदि बोल गहरे नहीं हो, भाव मीठे नहीं हो, तो फिल्म संगीत मन को स्पर्श नहीं कर पाता। फिल्मोद्योग में लेखनी के चमत्कारी सूर्य पुरुष कम नहीं हैं। उन्हीं में से एक नाम है गीतकार प्रेम धवन का, जिनकी कलम की नोक से ओजस्वी और भावुक शब्दों की सरिता बही। प्रेम धवन उन गीतकारों में से थे जिन्होंने जितना लिखा सार्थक लिखा, सकारात्मक लिखा और संवेदनशील होकर लिखा। साहित्य में गहरी रुचि होते हुए भी उनके गीतों में सरलता नजर आती है। प्रेम धवन शुरुआत से ही प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। पढ़ाई के दौरान ही इप्टा की गतिविधियों और ड्रामों में हिस्सा लेना उनका शगल था। उनकी गिनती देश के मशहूर गीतकारों में होती है। लेकिन प्रेम धवन सिर्फ गीतकार ही नहीं, बल्कि संगीतकार, कोरियोग्राफर और अभिनेता भी थे। प्रेम धवन ने साल 1946 में लाहौर में ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। वे जब इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हुए, तब उन्होंने यहां जुड़ने के बाद मशहूर संगीतकार पंडित रविशंकर से संगीत सीखा और ये शिक्षा उन्होंने लगातार 4 वर्षों तक ली। कम ही लोग जानते हैं कि प्रेम धवन ने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया। फिल्म नया दौर का गीत उड़े जब जब जुल्फें तेरी में प्रेम धवन का ही नृत्य निर्देशन था। फिल्म 2 भीगा जमीन के गीत हरियाला सावन ढोल बजादा आया में तो प्रेम धवन खुद थिरकते नजर भी आए। लेकिन जब बात गीतकार प्रेम धवन की हम कर रहे हैं, तो एक गीतकार के तौर पर उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म जिद्दी के लिए। लता मंगेशकर का गाया गीत चंदा जा रे ये उनका पहला हिट इसी फिल्म से था।
इस गीत के हिट होते ही बॉम्बे टॉकीज ने गीत, लेखन और नृत्य निर्देशन के लिए उन्हें अनुबंधित कर लिया। बॉम्बे टॉकीज से अनुबंध के पश्चात जब उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया, तब संगीतकार अनिल बिस्वास, सलील चौधरी, मदन मोहन और चित्रगुप्त के साथ कई गीतों की रचना उन्होंने की और वे गीत यादगार और कालजयी गीत बन गए। कहते हैं प्रेम धवन को बतौर गीतकार पहचान बनाने में लगभग 7 वर्ष तक फिल्म इंडस्ट्री में कठोर संघर्ष करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने जीत, आरजू, बड़ी बहू, अदा, मोती महल, आसमान, ठोकर और डाक बाबू जैसी फिल्में भी की, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वर्ष 1955 में फिल्म आई वचन। इस फिल्म की कामयाबी के बाद प्रेम धवन बतौर गीतकार कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। फिल्म वचन का गीत चंदा मामा दूर के श्रोताओं में आज भी लोकप्रिय है। 1956 में राज कपूर की फिल्म आई जागते रहो और लता मंगेशकर का गाया यह गीत काफी हिट भी हुआ। वर्ष 1961 में संगीत निर्देशक सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म काबुलीवाला की सफलता के बाद प्रेम धवन शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। उन्होंने लगभग 300 फिल्मों के लिए गीत लिखे और उनके लिखे देशभक्ति गीत आज भी आम भारतीय के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा किए बिना नहीं रहते। त्रिवेणी पिक्चर्स के बैनर तले प्रेम धवन ने कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। इन फिल्मों के जरिए प्रेम धवन ने परिवार नियोजन, राष्ट्रीयता और सामाजिक मुद्दों को दर्शकों के सामने पेश किया। अभिनेता मनोज कुमार के कहने पर उन्होंने फिल्म शहीद के लिए संगीत निर्देशन भी दिया। विविध भारती के संग्रहालय में प्रेम धवन का एक साक्षात्कार है, उसी के कुछ अंश हम आपको यहाँ सुनवा रहे हैं। जब मनोज कुमार की फिल्म शहीद के लिए मैं गीत लिख रहा था और संगीत दे रहा था, तो हम लोग भगत सिंह के गांव भी गए और उनकी माताजी से मिले और उनसे भगत सिंह के बारे में कई बातें पूछी। एक बात जो मेरे दिल को छू गई और जिसने मुझे सबसे ज्यादा मुतासर किया वो ये थी कि उन्होंने बताया कि फांसी से एक दिन पहले जब वो अपने बेटे से मिलने जेल में गईं तो उनकी आंख में आंसू आ गए। उस वक्त भगत सिंह ने कहा, माँ तुम रोना नहीं, अगर तुम रोगी तो कोई माँ भी अपने बेटे को देश की राह में कुर्बान होने नहीं भेजेगी। इस फीलिंग को, इस जज्बे को मैंने फिल्म शहीद में एक गीत के जरिए पेश किया है। वो है तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम बयां लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन मेरे फौजी भाइयों, आखिर में मैं आपको चंद शेर सुनाना चाहूंगा। मेरे देश के वीर जवानों, हम सभी तुम्हारे साथ हैं, इन दो हाथों में तुम्हारे भारत के करोड़ों हाथ हैं। जब जब भी अपनी धरती पे दुश्मन ने कदम बढ़ाया है, सर अपना हथेली पे रख के तुमने ही देश बचाया है। हम जिंदा रहें तुम इसीलिए ही अपनी जान पे खेल रहे, हम सुखी रहें तुम इसीलिए सीमा पे 100 दुख झेल रहे। तुम रहो सलामत जहां रहो,
हम करते दुआ दिन रात हैं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। लाखों तुम्हें सलाम जवानों, कोटि कोटि प्रणाम। लाखों तुम्हें सलाम, लाखों तुम्हें सलाम। रुपहला पर्दा रुपहली बातें में ये थे गीतकार प्रेम धवन। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। आज स्मृति शेष में प्रोड्यूसर सलीम अख्तर, मलयालम फिल्मों के निर्माता और सिनेमेटोग्राफर शाजी एन करुण और मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ को सादर नमन। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर सलीम अख्तर का 8 अप्रैल 2025 की शाम निधन हो गया। उन्होंने चोरों की बारात, कयामत, लोहा, बंटवारा, फूल और अंगारे, बाजी, इज्जत और बादल जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने रानी मुखर्जी और तमन्ना भाटिया को ब्रेक दिया था। चारों तरफ तन्हाई है, एक उदासी छाई है, सोच के उसकी बातों को आँख मेरी भर आई है। उनका इस तरह अलविदा कह देना एक बहुत ही बड़ी क्षति है फिल्मी दुनिया के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। वहीं एक प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर शाजी एन करुण का 28 अप्रैल 2025 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मलयालम सिनेमा के जाने माने सिनेमेटोग्राफर थे। उन्हें कई पुरस्कार मिले और भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए वे जाने जाते हैं। 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दिनांक 9 मई 2025 को बहुत ही मशहूर मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़ का देहांत हो गया। उन्होंने पानीपत, बेल बॉटम, उरी, डर्टी ब्लैकमेल, दंगल, पीके, झांसी, सुपर 30 और केदारनाथ जैसी कई बड़ी फिल्मों में मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर शानदार काम किया था। क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। उन्होंने ऐतिहासिक सीरियल छत्रपति शिवाजी महाराज में भी एक प्रमुख मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम किया था। इसके अलावा विक्रम गायकवाड़ ने पावनखिंड, फतेह शिकस्त और शेर शिवराज जैसे ऐतिहासिक नाटकों में भी मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर बेहतरीन काम किया। उन्हें 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2013 में उन्हें बंगाली सिनेमा के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इन सभी के काम और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इन सभी के लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती सेवा मुंबई में किया गया। हमारे श्रोताओं से ज्यादा बात करने का वक्त बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि आज की विविधा उन्होंने अपने दिल में संजो के रख ली होगी और अगली विविधा तक के लिए हमें ले लेनी चाहिए इजाजत अमर जी। तो अब करें अपने श्रोताओं को सलाम और लें उनसे विदा। बिल्कुल लेंगे। तो अब लेते हैं इजाजत अपने श्रोताओं से। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।